का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं उपन्यास बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। आपके यूजीसी नेट यूनिट 6 जो कि उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है, उसमें पाठ्यक्रम में लगा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित उपन्यास बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। और आपको सबसे पहले यही कौतूहल होना चाहिए कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा कौन है, ये बाढ़ भट्ट जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आत्मकथात्मक शैली में 1946 के दौर में ये जो उपन्यास ऐतिहासिक प्लस काल्पनिक दोनों का आवरण देकर जो एक कलात्मक ढंग से, रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसमें आपको विशिष्ट प्रेम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक समूचे कालखंड के परिदृश्य को इन्होंने, जो 7वीं शताब्दी का जो दौर है ऐतिहासिक परिदृश्य में, उसमें केंद्र में हर्षवर्धन का काल है, उन सभी चीजों को बहुत ही विहंगावलोकन से हमारे समक्ष रखा है। मुझे उम्मीद है कि इस उपन्यास की यात्रा में आप हमारे साथ होंगे और ये जो हमारी जर्नी होगी, आपने प्रीवियस के क्लासेस देखे होंगे कि किस तरीके से हमने एक मुहिम शुरू की है कि आप मूल टेक्स्ट का वाचन करिए। एनटीए ने अपने पैटर्न को चेंज किया है, अगर वो डाल आपात पात नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा समस्याओं से कि कोई किताब नहीं ले पा रहे हैं, कोई 500-500 पेज के उपन्यास को नहीं खत्म कर पा रहे हैं, मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा मददगार हो। उसी कड़ी में ये जो उपन्यास है, ये 3रे नंबर का उपन्यास प्रयास में है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस चैनल पे इस समय हम आपको गोदान उपन्यास करा रहे हैं और साथ ही साथ गोदान उपन्यास के साथ आपका एक उपन्यास और भी चल रहा है, मानस का हंस। जो भी स्टूडेंट बिगनर है, नहीं देखे हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, हम इसको बराबर अपडेट करते जा रहे हैं लाइव क्लास को। अगर आपको सुविधा नहीं हो कि आप लाइव क्लास में जुड़ पाए 9 बजे रात को सुबह के टाइम, तो कोई बात नहीं, आप अपने अच्छे से समय को बचत करिए। आप 2 की स्पीड पे उस उपन्यास को कभी भी काम करते, चलते फिरते कभी भी सुनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके लिए वीडियो है, आपको जब समय मिले, जब सुविधा मिले, जितना आप समय बचा सकें, मेरी तो यही कामना होगी कि हम कुछ भी योगदान आपके लिए कर पाए। तो ये जो है उपन्यास, अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में यदि देखेंगे तो कुल मिला के कितने उपन्यास लगे हैं? कुल 13 उपन्यास लगे हैं, है कि नहीं? 13 उपन्यास लगे हैं। पर उपन्यास का भी, जैसे हम गोदान पढ़ा रहे हैं 526 पेज का, ऐसे करके बहुत ज्यादा है, तो हो नहीं पाता है। मैं ये समझ सकती हूँ एक विद्यार्थी के जीवन में कि किस तरीके से समय, बहुत लोगों की कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग अलग अलग, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उनके समाधान के लिए हम यहाँ मूल टेक्स्ट का वाचन कर रहे हैं। अब ये जो उपन्यास आज शुरू करने वाले हैं, बाढ़ भट्ट जी की आत्मकथा के बारे में बता रहे थे। इस उपन्यास में आप सबसे पहले यहाँ पे क्या सुनेंगे, जो आज हम क्लास लेके चलने वाले हैं, इसमें देखिए कोई भी चीज पढ़ने से पहले जो भी व्यक्ति आएगा उसको देखने, पढ़ने, समझने, तो पता लगा 300-400 पेज को पढ़ने जाएगा, उसमें बहुत सारे काल्पनिक पात्र हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं और बहुत सारी कहानियां भी समानांतर चलती हैं। तो बहुत दुविधाग्रस्त स्थिति में हो जाते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ आपका उपन्यास है, तो बहुत ज्यादा चीजें होती है और क्लिष्टता भी है, मतलब कठिनाईपूर्ण भी है, तो समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए ये जो पहला वीडियो होगा वो सारे स्टूडेंट को पहले नंबर पे देखना है। ये आपका है सामान्य परिचय से रिलेटेड वीडियो में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं, यानी उपन्यास से पात्र परिचय हो गया, प्रमुख पंक्तियां हो गई, इनके साथ ही आप देखें कि कोई भी संवाद हुआ, कौन कौन से घटनाक्रम आए, कितने उच्छ्वास में बटा हुआ है ना, कौन से काल्पनिक और जो है ऐतिहासिक पात्र हैं, साथ ही साथ आपको कथा सारांश के रूप में संपूर्ण जो वृत्तांत है उनको हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। हाँ, एक चीज और है, एनटीए ने आजकल जो है, जो भी आप इंपॉर्टेंट रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, उनके फर्स्ट पेज पे निवेदन रहता, आमुख रहता है, या समर्पण भाव रहता है, या भूमिका रहता है, वहां से भी क्वेश्चन करता है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने उसको भी अंडरलाइन किया हुआ है कि आप ऐसा मान के चलिए कि हम उपन्यास बिल्कुल शुरू से लास्ट तक यात्रा करने वाले हैं। तो इस सारी चीजों को हमने अपने तरीके से समग्र अंकन करके यहाँ पे प्रस्तुत किया एज ए स्टूडेंट कि क्या क्या चीजें एनटीए किस बुक में पूछ सकता है और हमें उसे कैसे करना है। एक चीज आप लोगों के लिए और हमने पहल किया, हो सकता है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा। वो लिंक ये होगा कि 30 से 40 विद्यार्थी ऑलरेडी कनेक्ट हैं, बाकी मेरे टेलीग्राम पे 500-600 हैं, तो वहाँ पे तो आप नोट्स के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसमें वो जरूरतमंद बच्चे शामिल हो सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि हम लाइव क्लास लेते हैं तो वो मैसेज करते हैं, बट मैसेज में कोई अपनी बात नहीं रख पाता, इसलिए हमने टेलीग्राम पे ग्रुप कॉलिंग की व्यवस्था की है। जैसे मैंने एक उपन्यास खत्म किया तो हम 1 या 2 घंटे निकाल के टाइम 2 या 3 दिन के बाद ग्रुप कॉलिंग करेंगे, उसमें सारे बच्चों को टाइम दे दिया जाएगा, एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी सारी समस्या एक साथ रख देंगे। तो ये मेरी तरफ से पहले, बाकी आप लोगों को जैसा भी रुचिकर लगे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग अपने सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं, ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, बताना जरूरी था, भले ही आपका 4-5 मिनट गया हो,
लेकिन आप मेरी बात को समझ सके। तो अब ये देखिए, आपको ये लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट जो है हमने ग्रुप में भेज दिया है। ये जो है जितने भी कुल 13 उपन्यास हैं और क्रमशः हम उपन्यास को लेके चलने वाले। अभी हमारा बाण भट्ट का आत्मकथा कल से शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम राग दरबारी उपन्यास, बहुत ही दिलचस्प उपन्यास है, उस पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से यात्रा में सहयोग देंगे और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी आप लोगों की आ रही है। और निसंदेह अगर आप लोग अच्छी प्रतिक्रिया देंगे तो ये मेरे उत्साहवर्धन का ही काम करेगी। और हाँ, आपको जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी अदर्स स्टूडेंट है, तो वो कहते हैं मेरे लिए काम की क्या चीजें हैं, तो आप देखिए, आपको मूल टेक्स्ट का जो गद्य साहित्य रामचंद्र जी का तिवारी का चल रहा है उपन्यास विधा, उसको कंप्लीट करिए। काव्यशास्त्र करवाया गया, कंप्लीट करिए। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कराया गया, कंप्लीट करिए। नगेन जी का कराया जा रहा है, वो कंप्लीट करिए। 13,000 प्रश्नोत्तरी कराया गया, वो कंप्लीट करिए। बाकी आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो उन लोगों को भी प्रॉपर जो है गाइडेंस के तौर पे हम आपके सहायक के तौर पे हो सकते हैं। बाकी करना तो आपको यात्रा खुद ही है। अब यहाँ पे देखिए, जब उपन्यास आप पढ़ते हैं तो उपन्यास के विषय वस्तु में थोड़ा सा हम हल्का सा आपको ये बता देते हैं कि इसको कहते हैं कि ये उपन्यास ना विशिष्ट प्रेम संवेदना को लेकर चलता है। 3 पात्र अहम भूमिका में होते हैं, स्वयं बाण भट्ट जी। बाण भट्ट जी को अगर आप देखेंगे तो ये किस तरीके से हैं, संस्कृत के कवि हैं, कथाकार हैं। बाण भट्ट के जीवन प्रसंगों को साचित यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है। और उपन्यास में आप ये देखेंगे कि जो ऐतिहासिक परिदृश्य लिया गया है, आपने बाण भट्ट की आत्मकथा के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, तो कैसे वो किसके दरबार में रहते थे और उनके जीवन वृत्तांत में कैसे चीजें होती हैं। और कुछ ऐतिहासिक गुण भी है, काल्पनिक भी है, दोनों का मिश्रण करके उपन्यास रखा गया है। लेकिन ये तीनों एक प्रेम का अद्भुत ट्रायंगल देखने को मिलेगा। किसी में त्याग है, कोई जैसे ये हैं बाण भट्ट जी हैं, तो ये जहाँ पे जो भट्टनी है, जो राजकुमारी है, तुअरमिल की कन्या है, उनको श्रद्धा में भाव से देखते हैं, भक्ति में भाव से देखते हैं, ना कि वासनाजनक प्रेम से देखते हैं। वहीं पे निपुणिका है, जो जीवन भर जो है जब से मिलती है, मुलाकात होता है, तो प्रेम जो बाण भट्ट है उनसे प्रेम तो करती है, परंतु इन लोगों को प्रेम कोई दैहिक शारीरिक प्रेम, आकर्षण वाला प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत ठहराव है, चिंतन है, मनन है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। बाकी आप उपन्यास की जर्नी तय करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि कितनी अच्छी केमिस्ट्री रही है तीनों की। दरअसल होता क्या है, जो ये निपुणिका है, यहाँ पे आप देखेंगे ये निपुणिका जो होती है, ये जहाँ पे नाट्य मंचन के लिए मतलब कि एक तरीके से जैसे होता नहीं कि कोई नाट्य मंचन या नाट्य लीला हो रहा है तो उसमें जो है लोग काम करते हैं, तो ऐसे वासवदत्ता का मंच का आयोजन होने वाला था, नाटक होने वाला था। तो वहाँ पे जहाँ पे बाण भट्ट जो है वहाँ पे सम्मिलित थे, वहीं पे निपुणिका भी आती है और बाद में लोगों की मुलाकात होती है, फिर ये लोग अलग होते हैं। बहुत ही त्रासदपूर्ण कहानी है। फिर ये निपुणिका कैसे जो है भट्टनी राजकुमारी को, जिनको जो है लोग ले जाके कैद कर लेते हैं, उनको आज़ाद कराने के लिए बहुत सहयोग देती है। और निपुणिका की जो जीवन शैली रही है, जो पूरा जीवन क्रम रहा है, संघर्ष से भरा रहता है। लेकिन ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको कथा सारांश बहुत हम अच्छे से समझा देंगे। बाकी आप पूरे यात्रा में जब तक हमारे साथ नहीं होंगे, जो मूल वाचन होगा, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और रियलिटी बता रहे हैं कि आप जब भी कोई भी चीज पढ़ाई करें, उनमें जीवन दर्शन को जरूर देखें। तो यहाँ पे देखिए, फैक्ट आज करा देंगे, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बता देंगे, और पीवाईक्यू का तो आप अपने से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मूल टेक्स्ट आपका बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यही टेक्स्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे ये भी परेशान है कि हमारे एनटीए ने इतने सिलेबस में रचनाएं लगा डाली, हम खरीदते रह जाएं। तो देखिए, यहाँ पे मूल टेक्स्ट का वाचन हो रहा है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। ये किताब का प्रिंट है, देखना जरूरी है, क्योंकि आप ये होता है ना कि आज तक हमें अब के समय में हमको बहुत आगे तक सोचना होता है, इंटरव्यू तक सोचना होता है, तो बाद में हमें इतना समय होता नहीं। इसलिए जो भी पढ़ो उसका मतलब समग्र दृष्टि करो, ये हर एक पक्ष से उसका देखने की कोशिश करो। जैसे इस समय एनटीए अपने पूछने का पैटर्न चेंज किया है। अब सबसे पहले जब उपन्यास आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, निवेदन। निवेदन क्या, जब भी कोई भी पुस्तक लिखते हैं, क्यों लिखा, क्या लिखा, किसने प्रेरित किया, तो एक निवेदन भाव भी होता है। तो यहाँ पे उपन्यास जब शुरू होता है तो उपन्यास के शुरुआत में आपको निवेदन जो प्रस्तुत किया गया, आपको देखना है ये निवेदन किसको प्रस्तुत किया गया है। तो निवेदन है, आत्मकथा प्रकाशित हो रही है, अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ये परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र की यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा लिखी ही नहीं जाती। आपने देखा होगा कि ज्यादातर उपन्यासकार जब अपनी भूमिका में लिखते हैं, ये कहते हैं ना कि कोई उनका दोस्त है, कोई मित्र, मतलब कोई भी मित्र है या कोई उनके बहुत शुभेच्छु हैं, वो प्रेरित करते हैं कि नहीं आप लिखो।
तब जाके कोई भी व्यक्ति जो है उस चीज को लिखने के लिए प्रेरित होता है। ऐसे ये कह रहे हैं कि जो ये बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके पीछे का कहानी क्या है कि आत्मकथा प्रकाशित हो रही थी, अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही परिणाम है कि आरंभ में तो ये विशाल भारत में छपने वाला था, लेकिन फिर क्या हुआ, उस पत्र के जो यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवाना बोलती, तो ये कथा आगे छपता भी नहीं। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिख देंगे, पर ऐसा नहीं कुछ सोचा था कि हम इस पे उपन्यास लिखेंगे। समय के अभाव में ऐसा हो नहीं पाया। सुहृदय पाठकों के लिए काम छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविन्द्रनाथ की एक कविता का एक भाव का इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया है। वो अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ है। इसमें आपको ये चीज अपने काम की चीजें ध्यान रखते हुए चलना है कि एनटीए जैसे आपसे पूछ लेगा कौन सी पत्रिका का जिक्र किया गया, मान लीजिए उसने 4 दे दिया है ना, समाचार सुधावर्षण दे दिया, विशाल भारत दे दिया, सरस्वती दे दिया और कुछ दे दिया, इसलिए आपको यहीं से बिल्कुल नजर गड़ा के चलना है किन चीजों को, किन पॉइंट को हाईलाइट किए हैं, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे विशाल भारत पत्रिका का जिक्र हुआ, श्री मोहनलाल सेंगर का जिक्र हुआ, साथ ही साथ आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ की कविता का जिक्र हुआ, है ना। और फिर इसके बाद कहते हैं कि जो बाण भट्ट हैं और श्री हर्षदेव हैं, इनके ग्रंथ की कथा का प्रधान उपजीव्य रहे हैं, यानी प्रधान उपजीव्य किनको आधार बना के लिखा गया है। तो बाण भट्ट हैं, जो कि हमने बताया था कि ये क्या है, संस्कृत के कवि हैं, कथाकार हैं, और बाण भट्ट के यहाँ पे संस्कृत कवि विद्वान के रूप में उनके दरबार में रह रहे थे। तो कहते हैं कि बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य हैं। इन लोगों के प्रति अगर देखा जाए तो कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं। भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक को ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। उनके ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी कृतज्ञता, हार्दिक कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई हैं। शांति निकेतन का नाम आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन सुना होगा। उनके जो कला भवन के भाई हैं कृपाल सिंह, उन्होंने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार किया है, यानी आपने देखा कितना कलरफुल वो है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता है, ऐसा कुछ जो है सामने का वो पृष्ठ है। तो ये चित्र कहाँ की है, तो जो चित्र में आप देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपको जो मूल पुस्तक है, जो मूल टेक्स्ट है, उसमें जो चित्र मिल रहा है वो चित्र बेसिकली है कहाँ की, तो वो चित्र है उदयगिरी की वराह मूर्ति के एक फोटो की, है ना। ये चीज देखिए, भाई कृपाल सिंह उदीयमान कलाकारों में भविष्य में वो अतुल कीर्ति अर्जन करे, क्योंकि उन्होंने पुस्तक का जो है कलाकृति वो जो है पहला पेज तैयार किया। अब आगे जिक्र है ग्वालियर राज के पुरातत्व विभाग ने क्या किया था कि जो ग्वालियर राज का जो पुरातत्व विभाग था, उसने जो उदयगिरी की वराह मूर्ति उसका चित्र भी दिया, क्योंकि अगर वो चित्र नहीं देते तो पॉसिबल भी नहीं होता ना कि हम उसके फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी चीजें जो कलाकृति के रूप में उभार सकते। तो उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ये चीज जो है मौका दिया, उसे पुस्तक में छापने की उन्होंने अनुमति दी। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भवन, शांति निकेतन, 1946। एक चीज आपको ये देखिए कि ये 1946 के दौर का जो है प्रकाशन में आया। बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में लिखा गया, और 1946 जस्ट हमारा देश एक साल बाद 47 में आजाद होता है। यानी इस समय आप देखेंगे कि 7वीं सदी का जो बाण भट्ट की आत्मकथा को जो केन में लिख के लिखा गया है, ये संस्कृत के कथाकार बाण भट्ट के जो जीवन प्रसंगों को जोड़कर एक भारतीय कथा को विस्तृत आयाम देने की कोशिश की गई है। उस कथा को 46 में लिखा गया, 1946 में, जस्ट एक साल बाद हमें आज़ादी मिलने वाली थी। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी रचना लिखी जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अलग अलग चिंतन ना हो। तो आपको ये चीज दिमाग में रख के चलना है कि 46 में ही प्रकाशन में आया, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निवेदन में किसको किसको याद किया, आपका यहाँ पे संक्षेप नोट्स हो गया। अब जो है, अब जब जैसे ही पुस्तक की कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया श्लोक मिलेगा। तथा समुच्चिप्य धर्म स्वदृष्टा महावरा अस्फुट पदलोचना रसा तला दुत्पला पत्रा सन्निभा समुत्थितो नीलो इवाशिलो महाना जलो मग्ना सचराचरा धरा विषाणु गोट्याखिला विश्वमूर्तिना समुद्र देता येन वराढ़ रूपा सा में स्वरभू भगवान प्रसादेतु। इनमें भी हो सकता है उच्चारण में हमने बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया हो, बट क्षमा कीजिएगा, संस्कृत के इतने अच्छे से वाचन नहीं कर पाते हैं हम, ये चीज है। तो आगे कहते हैं कि ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है शुरू होता है, उसका कथामुख है। निवेदन आपने देखा, निवेदन के बाद आपको कथामुख देखने को मिल रहा है। कथामुख में देखिए कितने अच्छे से ये शंख बजाता हुआ पूरा दृश्य यहाँ पे बहुत अच्छे से अंकित किया गया है। विजुअलाइजेशन के लिए दृश्य वगैरह देखने से बहुत चीजें आइडिया मिलता है। अब आपका मूल जो है आमुख से शुरू हो जाता है
कि ये जो कथा है, कथा के पीछे वृत्तांत क्या है, कैसे शुरू होता है, ये शुरुआत की बात बता रहे हैं। तो शुरुआत में बताते हैं कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है आपका, ये प्रकाशित होने से पहले उसका थोड़ा सा इतिहास जान लेना जरूरी है। कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि जब बाण भट्ट की आत्मकथा आप पढ़ने बैठते हो, इसके प्रकाशित होने के पूर्व उसका थोड़ा इतिहास जान लो, जरूरी है। मिस कैथराइन थी, मिस कैथराइन कौन थी? ये ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या थी। यानी मिस कैथराइन का जो जिक्र आया है, ये ऑस्ट्रिया राज्य के बारे में देखेंगे तो इनकी संभ्रांत ईसाई परिवार की एक कन्या थी मिस कैथराइन। यद्यपि वे अभी तक जीवित है, पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है और पिछले 5 वर्षों में मुझे उनकी केवल एक ही चिट्ठी मिली है, जो इस लेख से जुड़ा होने के कारण अंत में छाप दी गई है। मिस कैथराइन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। अपने देश में रहते समय उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अनुवाद कर लिया था, अभ्यास कर लिया था। 68 वर्ष की उम्र में वे इस देश आई और अक्लांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का 8 वर्षों तक, यानी 68 में आई थी और 68 के बाद 69, 70 अगर आप देखें, और 70 के बाद यानी 2 प्लस वो 6, तो लगभग 76 वर्ष तक वो लगभग रही यहाँ पे। 8 वर्ष तक यहाँ पे आके वो लगातार भ्रमण करती रही। कौन? मिस कैथराइन, जो कि ऑस्ट्रिया के संभ्रांत ईसाई परिवार से थी। और पिछले 5 वर्षों में कहते हैं कि ये स्वयं कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि पिछले 5 वर्षों में मुझे उनकी सिर्फ उनकी 5 वर्षों में केवल एक ही चिट्ठी मिली और ज्यादा नहीं मिला। और ये उनका मिस कैथराइन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग ही था कि वो अपने देश में रहते ही, वहां पे ऑस्ट्रिया में रहते हुए भी उन्होंने संस्कृत और ईसाई तो सीखा, ईसाई तो मतलब उनका है ही, लेकिन हिंदी का भी बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया। और फिर 68 की उम्र में ये भारत भ्रमण पे आती हैं और 8 वर्ष तक भारत में भ्रमण करती रहती हैं और उन्होंने यहाँ आकर बांग्ला का भी अभ्यास किया और इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई और आगे होने की कोई विशेष संभावना भी नहीं है। मिस कैथराइन को हम लोग क्या कहते थे? तो बाण भट्ट जी कहते हैं कि जो मिस कैथराइन थी उनको हम लोग क्या कहते थे? दीदी कहते थे। दीदी, दीदी अर्थात मतलब दीदी अर्थात दादी कहते थे। आगे जब कभी दीदी शब्द का प्रयोग हो ना, तो पाठक यही समझे दीदी का मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं? दादी कह रहे हैं उनको। बांग्ला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। दादी इस बात को जानती थी और कभी कभी करारा मजाक भी करती थी। हम लोगों को विशेषकर ऊपर दीदी का स्नेह नाती के समान था। यानी बाण भट्ट जी कहते हैं कि जो वो हमें मानती थी, वो विशेषकर हम लोगों को मानती थी, नाती जैसा स्नेह देती थी। और जो दीदी थी वो बहुत भोली थी। अपनी कष्ट साध यात्राओं के बाद जब ये इधर लौटी तो हम लोगों के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। नई बात सुनने के लिए, नई चीज देखने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक एक करके कभी कोई तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर की चित्रित काठ की पोथी और यहाँ तक कि कभी कभी वो सिक्के निकाल निकाल के बच्चों के हाथ पे रखती और उससे समय के साथ जो इतिहास जुड़े हैं उनको भी बताती। फिर धीरे धीरे उनकी जेब से एक सफेद बिल्ली का बच्चा निकलता, बिल्कुल सुकड़ा हुआ। हम लोग इस मजाक से परिचित दीदी को प्रसन्न करने के लिए हमें से कोई बड़ी उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता मानो कोई हंसली की पोती ले रहा हो और तब वो बिलौटा कूद जाता और हम लोग मानो अचकचाकर डर जाते उस बिल्ली से। फिर दीदी जो थी यानी दादी जो थी वो इतनी हंसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षा तेरे का परिणाम ये होता कि यार लोग संग्रहित बहुमूल्यों से कुछ को दबा दिया जाता। मैंने कभी ऐसा अपकर्म नहीं किया, पर दीदी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी दीदी जब ध्यानस्थ हो जाती तो उनका वली कुंचित मुखमंडल बहुत आकर्षक होता है, वैसे भी जिसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सांस्कृतिक उनपे प्रभाव होता है, दार्शनिक प्रभाव होता है। उनके चेहरे से लेके उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का ऑरा देखने को मिलता है। तो वो प्रकाश पुंज जो देखने को मिलता है इनके चेहरे पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद आश्चर्यचकित रहते हैं कि उस उम्र में भी जब 68, 75, 70 में लोग कहते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था, तो भी उनके चेहरे पे जब भी जाओ एक अच्छी मुस्कुराहट रहती है और मतलब ऐसा रहता है ना कि आप आकर्षित हो जाओ, उस तरीके से रहता है। तो कहते हैं कि साक्षात जैसे लगता है ना सरस्वती आविर्भूत हुई और उधम करते हुए छोकरे पास से निकल जाते, धूल उड़ाती, कभी जो बैलगाड़ियां निकल जाती, कुत्ते उछल कूद करते निकल जाते, फिर भी उनका समाधि जो था वो टूटता नहीं था। अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी थी, उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि बुद्ध देव से उनकी जरूर भेंट हुई होगी। यानी वो अगर राजगृह गई थी तो ऐसा लगता है कि दीदी जो है वहां पे गई होंगी और बुद्ध देव से उनकी जरूर मुलाकात हुई होगी। मैं जब मिलने गया तो यद्यपि वो थकी हुई थी, पर यह कहना नहीं भूली कि उन्हें राजगृह में एक सियार मिल गया था। सियार? हाँ, सियार मिला था। 3 बार वो ठिठक ठिठक कर खड़ा हुआ जिसे कुछ कहना चाहता हूँ। दीदी का विश्वास था कि वो बुद्ध देव का समसामयिक रहा होगा, उसी युग की कोई बात कहनी चाहती थी। दीदी ने स्पष्ट ही उनके चेहरों पर एक निरीह करुण भाव दिखा। आह, उस युग के सियार भी कैसे करुणावान होते थे। समझ गया कि दीदी को अगर
छूट दी जाए तो उस मृणाल के संबंध में एक पुराण तैयार कर दे, यानी उस सियार के संबंध में, और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाए। मैंने कहा दीदी आज विश्राम कर लो, सियार की बात कल कर लेना। दीदी ने भाव विवल होकर कहा, हाँ रे आज बहुत थक गई हूँ, जा आज भाग जा, कल जरूर आना। देख इस बार सोन नद के दोनों किनारों की पैदल यात्रा करके आई हूँ। मैं जैसे अचरज में आ गया। सोन नद? हाँ हाँ रे सोन नद। कुछ मिला क्या दीदी? बहुत कुछ मिला, तू कल आना। अब ये एक तरीके से 68 के समय में 68 की उम्र में यहाँ पे आई, 8 वर्ष का भ्रमण की, 75 वर्ष की इन बुढ़िया के संबंध में ये बता रहे हैं कि इसके साहस और अध्यवसाय, जब जीवन में लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि रोजगार मिल जाए, रोजगार मिलने के बाद पालती मार के बैठ जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। उस समय ऑस्ट्रिया की 68 वर्षीय एक युवती आके यहाँ पे भ्रमण करती है 8 वर्ष, और जीवन में 75 वर्ष के पड़ाव पे है, फिर भी उसका साहस, उसका अध्यवसाय, मैं तो देखकर बिल्कुल हैरान था। उस समय उठ गया, आहार के समय एक बार लौट कर फिर आया, सोचा इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूं क्या, पर देखा दीदी सवार नहीं, वहां पे जो मैदान था वहां पे ध्यानस्थ बैठी हुई है। आह चांदनी, चांदनी तो इसी को कहते हैं ना। सारा आकाश घने नील वर्ण के अछूत सरोवर की भांति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला है। उसमें राजहंस की भांति चंद्रमा धीरे धीरे तैर रहा था। दूर कोने में एक दो मेघ शिशु दिन भर के थके मादे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी ही चांदनी फैली थी, और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की अवस्था में बैठी थी। पास ही खड़ा एक छोटा सा खजूर वृक्ष सारी शून्यता को क्षमता दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन मैं शाम को दीदी के स्थान पे पहुंचा। मालूम हुआ नौकर से कि उस रात को दीदी 2 बजे तक, उस समय दीदी 2 बजे रात तक चुपचाप पहले बैठी रही, और फिर एकाएक अपने टेबल पर आ गई, और रात भर वो लिखती रही, और लिखने में ऐसी तन्मय कि दूसरे दिन जाके 2 बजे से उनको 8 बजे वो लालटेन बुझाए बिना लिखती रही। फिर टेबल पर ही सिर रखकर वो लेट गई, और शाम के 3 बजे तक लेटी रही। फिर उन्होंने स्नान किया, चाय पीने जा रही थी। चाय पीते पीते दीदी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और बोली, अरे तुझे ही तो खोज रही थी। एक सुन, सोड़ यात्रा करके आई हूँ और उपलब्ध सामग्री का हिंदी रूपांतरण मैंने कर लिया है। तू एक काम कर, इसे पढ़ के एक बार पढ़ के देख तो क्या गलतियां मैंने की है, और जो गलतियां की उसको सुधार देना। तो इसका फिर इसके बाद क्या करना, अंग्रेजी में उल्था करा लेना, ले भला। ये ले भला का क्या मतलब है? जैसे ही लोग बांग्ला में दीदी को दादी कहते थे, ऐसे यहाँ पे बार बार जो दीदी थी वो ले भला बोलती थी, उनका मतलब होता था ये ले भला, मतलब दीदी का ये स्नेह संभाषण था। जब वे अपनी नीतियों पर बहुत खुश होती थी तो उन्हें कुछ देते समय कहती ले भला। आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्कुट ही मिला करते थे, पर आज मिला कागज का एक बड़ा सा पुलिंदा। दीदी ने उसे देकर कहा कि ये उनकी 200 मील की पैदल यात्रा का सुपरिणाम है, 200 मील की पैदल यात्रा का। फिर कहने लगी, तू इसे आज ही रात को ठीक कर ले, और एक काम कर, कल 5 बजे की गाड़ी से कलकत्ते जाके इसको टाइप करा ले, परसों मुझे इसकी कॉपियां मिल जानी चाहिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, दीदी कोई पांडुलिपि नहीं मिली क्या? दीदी ने डांटते हुए कहा, एक बार पढ़ के तो देख, इसका रहस्य फिर पूछना, तू बड़ा आलसी है। देख रे, बड़े दुख की बात बता रही हूँ तुझे। पुरुष का जन्म ना पाया है तो आलस छोड़कर तू काम कर। स्त्रियां चाहे भी तो आलसहीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं। मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए जब काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में ना तो उतना उत्साह रह गया ना शक्ति। तू बड़ा आलसी है, बाद में बहुत पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं। तू समझता है यूरोप की स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं, गलत बात है। हम भी पराधीन हैं। समाज की पराधीनता जरूर कम है, पर प्रकृति की पराधीनता वो तो नहीं हटाई जा सकती। आज देखती हूँ कि जीवन के 68 वर्ष मेरे बीत गए। ऐसे ही जीवन के कितने वर्ष बीत गए? 68 वर्ष बीत गए, 75 में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो मिस कैथराइन है, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है स्त्रियों के संबंध में। अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि पुरुष का जन्म लिया तो आलस तो नहीं करना चाहिए। और फिर तुम स्त्रियों को देखो, ऐसा किसी दिन है क्या स्त्रियां कह सकती हैं कि आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं है, आज मुझे काम करने का मन नहीं है? वो तो जीवन पर्यंत आलस से उनका काम चल ही नहीं सकता। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब हमारा एक समय था कि हम काम कर सकते थे, सारी चीजें कर सकते थे, बहुत चीजें खोजबीन कर सकते थे, तब तो वो जीवन के लज्जा के दिन चले गए। क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों को लज्जा के आधार के रूप में भी देखा जाता है, उनका मान सम्मान सब कुछ उनसे जुड़ा होता है। तो हमारे ऐसे ही चले गए। और आज जब वृद्धावस्था में ये दिन हुआ तो हम चीजों को ढूंढ रहे हैं, तो हम कितना कर सकते हैं, और तू एक तरीके से आलस कर रहा है, ये चीज गलत बात है।
और ये भी कहते हैं कि तू ये समझता है कि जैसे ये बताना भी जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रिया की थी, तो लोग ये समझे कि नहीं ये जहाँ पे थी तो वहाँ तो बहुत स्वच्छंद विचार था, सब खुले रहते थे। तो उन्होंने कहा तू ये समझते है कि यूरोप की स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं, गलत बात है, हम लोग भी पराधीन है। क्यों? क्योंकि समाज की पराधीनता हम पे नहीं है, हम स्वच्छंद है, लेकिन प्रकृति ने जो हम पे एक आवरण जो है स्त्री के संबंध में वो चीजें हमें दायित्व बोध दिया है, उससे तो हम पीछे नहीं हट सकते। आज देखती हूँ कि जीवन के हमारे 68 वर्ष जो है बीत गए हैं, 68 वर्ष जीवन के कहती हैं कि व्यर्थ बीत गए हैं। आगे कहती हैं, मैंने देखा दीदी की आंखें इतने में गीली हो गई है और उनका पोपला मुंह कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रहा है, पर बात निकल नहीं रही है, जैसे शब्द ही ना मिल पा रहे हो। न जाने की सतीत में उनका चित्त धीरे धीरे डूब गया और मैं चुप बैठा रहा। उस दिन भी दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ तो उनकी आंखों से पानी की धारा झर रही थी और उसे पूछने का प्रयास भी नहीं कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि दीदी ऐसा लग रहा है किसी बीती हुई घटना का ताना बाना सुलझा रही हैं। उधर ध्यान से हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, दीदी आजकल शोर में नावें नहीं चलती क्या? दीदी ने मुस्कुरा दिया। उसका भाव था कि मैं समझ गई बच्चा तू क्या कह रहा है, तू मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है ना। फिर बोली, देख मैं यहाँ ज्यादा ठहर नहीं सकती, इस अनुवाद को तू जरा ध्यान से पढ़ और कलकत्ते कलकत्ते जाके टाइप करा ले। दो एक चित्र भी पुस्तक में देने होंगे। हाँ तू जल्दी कर। कागजों का पुलिंदा लेकर मैं घर आया। यद्यपि मेरी आंखें कमजोर है और रात को काम करना मेरे लिए कठिन है, फिर भी दीदी के कागजों को मैंने पढ़ना शुरू किया। शीर्षक के स्थान पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अत बाढ़ भट्ट की आत्मकथा लिखते। यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे अत बाढ़ भट्ट की आत्मकथा लिखते नाम से ये शीर्षक के साथ जो है मिस कैथराइन जी जो है हजारी प्रसाद जी को दे के चली जाती हैं उस चीज को। अब आगे देखिए क्या होता है कथानक में कि ये बाढ़ भट्ट की आत्मकथा तो वो जब दे के जाती हैं तो तुरंत तो ऐसा है कि नहीं लिखा जाता है। ये कहते हैं कि जो बाड़भट की आत्मकथा थी तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी है। मैंने ध्यान से सारी कथा पढ़ गई। जब उन्होंने देने दिया हमको पढ़ने के लिए तो हम पूरी कथा को अच्छे से पढ़ गए। उन्होंने बोला भी था कि नेक्स्ट डे तुम 5 बजे चले जाना और जाके जो है कलकत्ते से जो है उसको मतलब कि ये एक काम करना टाइप करवा लेना और हमको भी प्रति दे देना। तो कहते कि बाड़भट की आत्मकथा तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी थी। मैं ध्यान से पूरा पढ़ गया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। इतने दिन बाद संस्कृत साहित्य में एक अनोखी चीज मिला था। यानी अनोखी चीज मिला मतलब अनोखी चीज मिली थी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। रात यूं ही बीत गई, सवेरे में कलकत्ता को रवाना हो गया। वहां 1 सप्ताह रुकना भी पड़ा। लौट कर आया तो मालूम ये हुआ कि दीदी तो काशीवास हो गई हैं। यानी जो दीदी मिस कैथराइन थी, अब वो ये आए तो घूम घाम के, लेकिन अब पता चल रहा है कि दीदी तो है ही नहीं। दीदी तो काशीवास करने चली गई। यानी पे दीदी जो है वो काशी चली गई हैं। किसी का कोई पता ठिकाना देके भी नहीं गई हैं वो। 2 साल तक वो कथा यूं ही पड़ी रही। एक दिन मैंने ये सोचा कि बाण भट्ट के ग्रंथों से मिलाकर देखा जाए कि कथा सच में क्या प्रामाणिक है। कथा में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जो उन पुस्तकों में नहीं है। इसके लिए मैंने समसामयिक पुस्तकों का आश्रय लिया और एक तरह से कथा को नए सिरे से संपादित किया। आगे जो कथा दी हुई है वो दीदी का अनुवाद है और फुटनोट में जो पुस्तकों के हवाले दिए हुए हैं वे मेरे हैं। कथा ही असल में महत्वपूर्ण टिप्पणी तो उसकी प्रामाणिकता का सबूत भी है। बहुत दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। मैं अब तक उनके दर्शन की आशा भी छोड़ बैठा था। एक दिन क्या हुआ कि अचानक हमको मुगल सराय स्टेशन पर दीदी के दर्शन हो गए। वे गाड़ी बदल रही थी और बहुत ही व्यस्त दिख रही थी। मुझे देखकर वे जरा भी प्रसन्न नहीं हुई, केवल कुली को डांट कर ये कहती रही, संभल के नहीं चल सकता, तू भी बड़ा आलसी है। मैंने सोचा कुली भी आलसी। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, दीदी तुम क्या पहचानती भी नहीं? वारे दीदी। दीदी रुकी, बोली, देखो भाई मैं बहुत दुखी हूँ। वो बिल्ली है ना, वो जो पहले बिल्ली बिलोटा थी, वो मुझे धोखा दे गई। मैंने कहा, क्या? क्यों भाई, कैसे धोखा दे दिया आपको बिल्ली ने? दीदी बोली, कमबख्त स्त्री निकली। देखना 5 बच्चे दिए हैं। बता मैं इस उम्र में कैसे संभालूं 5 बच्चों को? मैंने बात काट कर कहा, दीदी वो जो आत्मकथा आपने उस समय दिया था ना वो तो मेरे पास ही पड़ी है। दीदी गुस्से में थी, रुकी नहीं। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक कार्ड निकाल कर फेंका। कहा, देख मैं देश जा रही हूँ, ले मेरा पता, ले भला। तो ले भला तो ये प्रेम से कहती थी। मैंने कार्ड संभाला और दीदी की गाड़ी चल दी। नीचे बाढ़ भट्ट की आत्मकथा दे रहा हूँ। दीदी ने उसे प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है। ध्यान देने की बात यह है कि बाढ़ भट्ट की अन्य अन्य पुस्तकों को भांति ये आत्मकथा भी क्या पूर्ण है या अपूर्ण ही है।
इस तरीके से लेखक पूरा ये बताता है कि कैसे ये किस संवाद के दौरान बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने का और जो ये आज आपके समक्ष है वो किस मतलब कि किस तरीके से आया हुआ है। तो मिस कैथरीन थी, ऑस्ट्रिया की थी, आई थी और उन्होंने ही भ्रमण किया 200 मील पैदल भी क्या चलना हुआ, फिर वहाँ से शोण नदों को पार करके फिर वहाँ सबसे ये बाणभट्ट की आत्मकथा लेके आई थी, जिसका काम इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया था। निवेदन भी देख लिया आपने, आपुंक भी देख लिया और साथ ही साथ उपसंहार करके है और देखिए हर एक जगह पे जो है चित्रांकन बहुत अच्छा किया गया है ना और ये चित्रांकन गहरे दर्शन से संबंधित है। अब यहाँ पे जैसे है कि ये कहा गया है कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, उसका इतना ही अंश मिला था। स्पष्ट ये है कि कथा जो है अपूर्ण है। मेरा विचार था कि कथा की जाँच केवल बाणभट्ट की जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से सादृश्य देखने वाले, रखने वाले अंशों के साथ तुलना करने तक ही सीमित ना रखा जाए, बल्कि उसकी भीतरी साहित्यिक जाँच भी की जाए। कादम्बरी शैली अगर आपने कभी पढ़ा हो, बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखा है, तो कहते हैं कि साहित्यिक जाँच ये होनी चाहिए कि जो कादम्बरी शैली है, उसके साथ कथा की शैली में क्या ऊपर नीचे कुछ करो तो साम्यता दिखता है कि नहीं? आँखों का प्राधान्य इसमें अन्य इंद्रियों की अपेक्षा ज़्यादा है। रूप का, रंग का, शोभा का, सौंदर्य का इसमें भी जमकर वर्णन किया गया है। पूरी इतने से साहित्यिक जाँच समाप्त नहीं होता। कथा को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो पढ़ने वाला जो सहृदय मतलब अच्छे हृदय वाला होगा, वो ये अनुभव करेगा कि कथा का लेखक जिस समय कथा लिखना शुरू करता है, उस समय उसे समूची घटना ज्ञात नहीं होता है। कथा बहुत कुछ आजकल भी अगर आप देखेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ अपने आप में कंप्लीट है। वो तो एक यात्रा होती है, यात्रा पे चले जाते हैं और भाव विवलता से चीज़ें निकल के आती हैं। तो कहते हैं कि ये जो लिखा भी गया है ना, ये डायरी शैली में लिखा गया है। ऐसा लगता भी है कि जैसे-जैसे घटनाएँ आगे बढ़ेंगी, वैसे उनको ऐसा लगता है कि लिपिबद्ध किया जाता रहा हो। जहाँ उसके भाव की गति दीप्त हुई, वहीं पे जमकर लिखा गया, परंतु जहाँ वो शिथिल हुआ, दुःख का आवेग बढ़ गया। अंतिम उच्छ्वासों में यानी कुल तो 20 उच्छ्वासों में बँटा है और कहते हैं इसमें जो अंतिम उच्छ्वास है, उसमें तो वो जैसे अपने में ही धीरे-धीरे डूब रहा हो। मुझे ये बात बहुत विचित्र लगी, संस्कृत साहित्य में ये शैली एकदम अपरिचित है। मुझे ये बात संदेहजनक मालूम हुई। एक बात और है, कादम्बरी में अगर देखें तो कादम्बरी में प्रेम की अभिव्यक्ति में एक प्रकार की तृप्त भावना है, परंतु इस कथा में सारी जगह आप देखेंगे कि प्रेम की व्यंजना गूढ़ और अदृप्त भाव से की गई है। यानी कादम्बरी भी बाणभट्ट की एक रचना है, उसमें जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, वो तो एक तृप्त भावना के साथ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे हर जगह जो प्रेम की व्यंजना है, वो गूढ़ और अदृप्त भाव से प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है कि एक स्त्री जनोचित लज्जा सर्वत्र उस अभिव्यक्ति में बाधा दे रही है। सारी कथा में आपको स्त्री महिमा का बहुत ही तर्कपूर्ण और जोरदार समर्थन देखने को मिलता और ये तो आप तभी समझ पाएँगे जब उपन्यास की पूरी यात्रा में मेरे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे ये संक्षेप में आपको सारांश समझाया जा रहा है, अभी तो सार निकल के आ रहा है और फिर ये भी कहते हैं कि कथा का जिस ढंग से आरंभ हुआ है, उसकी स्वाभाविक परिणति भी अगर देखें तो गूढ़ और अदृप्त प्रेम से ही हो सकती है। मुझे कथा के स्वाभाविक विकास की दृष्टि से इसमें कोई विरोध या दोष तो नहीं दिखता, पर हाँ, बाणभट्ट की लेखनी से संभवतः अधिक स्पष्ट और अधिक दृप्त अभिव्यक्ति की आशा ज़रूर होती है। फिर रही बात कादम्बरी में तो प्रेम के जिन शारीरिक विकारों का, अनुभवों का, हाव का, अत्यंत अलंकारों का प्राचुर्य है, उनके स्थान में कथा में मानस विकारों का, लज्जा का, औहित्य का, जाड़िमा का, इनका भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। मैं उदाहरण देकर बात को समझाने का संकल्प कर रहा था। ऐतिहासिक दृष्टि से तुअर मिल्द एक समस्या है। यानी आप देखिए यहाँ पे देखना जो कथानक आगे बढ़ेगा, इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण है और ऐतिहासिक दृष्टि से कहते हैं कि जो तुअर मिल्द है जिनकी कन्या भटनी होती है, तो कहते हैं कि जो ऐतिहासिक जिस दृष्टि से देखें जो तुअर मिलिंद है, वो एक समस्या है। बाणभट्ट ने कादम्बरी की शुरुआत में ही जब उन्होंने कादम्बरी लिखा था, तो बाणभट्ट ने कादम्बरी में शुरुआत में ही भृगु शर्मा की स्तुति की। किसको याद किया था? भृगु शर्मा को। ये बाणभट्ट के गुरु थे, भृगु शर्मा करके। इस कथा में आप देखते हैं कि अवधूत अघोर भैरव के प्रति बाणभट्ट की आस्था ज्यादा प्रकट हुई है। तो यानी वहां पे तुअरमिल के प्रति और यहाँ पे भुरु शर्मा की स्तुति के प्रति। इस कथा में अवधूत अघोर भैरव के प्रति बाणभट्ट की आस्था ज्यादा प्रबल हुई है, भूर्व शर्मा के प्रति कम। धावे के शब्दार्थ को देखकर कुछ यूरोपियन पंडितों ने अनुमान भिड़ाया है कि ये कभी जात का धोबी था। कथा से ये बात समर्पित नहीं होती। इतिहास की दृष्टि से छोटी मोटी कुछ असंगतियां चाहे निकल आवे, पर अधिकांश में आपको उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से कथा की सामग्री का कोई विरोध नहीं है। विशेष लक्ष्य करने की बात यह है कि इस कथा के भौगोलिक स्थान, देखिए कथा का जो भौगोलिक स्थान है उसमें स्थानीश्वर का जिक्र आता है। तो स्थानीश्वर और चरण आदि दुर्ग चुनार के नाम मात्र का उल्लेख भी है।
परंतु भद्रेश्वर दुर्ग और उनके समीपवर्ती स्थानों का कुछ अधिक वर्णन है। ये सभी जब आप का पूरा कहानी वो जो उपन्यास पढ़ेंगे कि स्थानेश्वर का कौन महाराज था, क्या चीज़ था, चुनार दुर्ग की बात, मगध की बात, भद्रेश्वर दुर्ग की बात, तो वहाँ के आस-पास के स्थान की बात और कथा में आपको रत्नावली की कथा से कहते हैं कि रत्नावली की जित मुड़ु पतिना श्लोक वाली समस्या का पूर्ण समाधान देखने को मिलता है। ये श्लोक बहुत दिनों से पंडितों के वाक विलास का विषय बना हुआ था। अभी तक इसका कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं किया गया था। तरह-तरह के अटकल लगाए गए, कथा अगर प्रामाणिक है, तो इस समस्या का सुंदर समाधान होना चाहिए। मैंने ये सोचा कि इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को देने वाली कथा की परीक्षा सावधानी से की जानी चाहिए। इसी समय दीदी का ये पत्र मिला। कथा का रहस्य इस पत्र से कितना खुलता है, ये सदस्यों के विचार के लिए छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, संक्षेप में इन्होंने कहा कि किस तरीके से पत्र आया। पत्र में सीधे लिखा था प्रिय व्योम, यानी इनको व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है ना, तो वही कहते हैं कि प्रिय व्योम 6 वर्षों से ऑस्ट्रिया के दक्षिणी भाग में निराशा, यानी यहाँ पे जो कैथरीन थी, उन्होंने जो पत्र में लिखा कि 6 साल हो गए, ऑस्ट्रिया का जो दक्षिणी भाग है उसमें निराशा और परहिमति की ज़िंदगी में बिता रही हूँ। तुमने युद्ध के घिनौने समाचार ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन उसके असली निर्घृण क्रूर रूप को तुमने देखा नहीं। अगर आपको याद हो कि विश्व पटल पे एक बार 1914 से लेके 18 के दौर में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ऐसे ही जो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था 1939 से लेके 45 तक चला था और ये उपन्यास 46 में ये लिखते हैं, ये कह रहे हैं कि 6 साल से ऑस्ट्रिया के दक्षिणी भाग में कहते हैं कि निराशा और परिहिमति से हम ज़िंदगी बिता रहे हैं। बहुत ही निर्घृण और क्रूर रूप देखने को मुझे मिल रहा है मानवता का। तो मेरी ही तरह तुम लोग भी तो मनुष्य जात की जय यात्रा के प्रति शंकालु हो जाते। ये अच्छा ही हुआ कि तुमने ये घृणित नरसंहार देखा नहीं। ये कहते हैं कि मिस कैथरीन जी कहती हैं कि ये मनुष्य का नहीं, मनुष्यता के वध का दृश्य मैं देख रही हूँ। मैं 6 वर्षों तक साँस रोककर इस वृद्धावस्था में ये बीभत्स दृश्य देख रही हूँ। लाखों युवक और युवतियाँ, बच्चे और बच्चियाँ मर गई और दुर्भाग्य ने न जाने मुझे वृद्धा को क्यों बचा दिया। तूने बाढ़ भट्ट की आत्मकथा छपवा दी ना, ये बहुत अच्छा काम किया। पुस्तक रूप में ना सही पत्रिका रूप में ही छपी। कथा को देख चुकी, ये क्या कम है। अब मेरे दिन गिन चुने, मतलब वो बताती कि अब तो बहुत ज्यादा समय हमको रहना नहीं है। इसके पहले कथा के बारे में जो पत्र लिखा था उसे मत छपाना। मैं अब फिर तुम लोगों के बीच नहीं आ पाऊंगी। मैं सचमुच अब संन्यास ले रही हूँ। मैंने अपने निर्जन वास का स्थान भी चुन लिया है। ये मेरा अंतिम पत्र है। आत्मकथा के बारे में तूने एक बड़ी गलती की है। तूने उसे कथामुख में इस प्रकार प्रदर्शित किया है मानो वो ऑटोबायोग्राफी हो। ले भला, तूने संस्कृत पढ़ी है, ऐसी ही मेरी धारणा थी, पर ये क्या तूने अनर्थ कर दिया। बाणभट्ट की आत्मकथा शोण नद के प्रत्येक बालुका कण में अभी भी वर्तमान है। छी, कैसा निर्बोध है तू। उस आत्मा की आवाज तुझे सुनाई नहीं दी। देख रे, तू पुरुष है, तू युवक है, तुझे इतना प्रमोद नहीं सौंपता। उस भाग्यहीन बिल्ली ने बच्चों की एक पलटन खड़ी कर दी। युद्ध में इतने बम गिरे लेकिन इन शैतानों में से एक भी नहीं मरा। मैं कहाँ तक इन बिल्लियों को संभालूं। जीवन में एक बार जो चूक हो जाती है वो बस हो ही जाती है। हाँ, इस बिल्ली को पोसना भी तो एक भूल ही है। अब यहाँ पे देखिए गहरे दर्शन थे उसमें कि एक बार जीवन में भूल हो जाती है तो बस हो ही जाती है। और मुझे बहुत शौक था बिल्ली पालने का, लो बिल्ली पाल लिया। अब देखो झेलो, इनको संभालना भी तो बड़ी बात है। कहती इस बिल्ली का पोषना भी एक भूल ही थी, तुमसे मेरी एक शिकायत बराबर रही। तू बात नहीं समझता। भोले बाढ़ भट्ट केवल भारत में ही नहीं होते, इस नरलोक से किन्नर लोक तक आप देखो तो रागात्मक हृदय व्याप्त है। तूने अपनी दीदी को कभी समझने की चेष्टा भी की। प्रमाद, आलस्य और छिपकारिता तीनों दोषों से बच। अब रोज रोज तेरी दीदी इन बातों को तुझे समझाने नहीं आएगी तो किस किस चीज से बचने के लिए लिखती हैं कि प्रमाद है, आलस है, क्षिप्रकारिता, इनसे बचो। ये दोष है तुम्हारे जीवन में। जीवन की एक भूल, एक प्रमाद, एक असमंजस न जाने कब तक दग्ध करता रहता है। मेरा आशीर्वाद है कि तू इन बातों से बचा रहे। दीदी का स्नेह कै। आत्मकथा का अर्थ क्या है। आत्मकथा का इन्होंने कहा कि आत्मकथा का अर्थ ऑटोबायोग्राफी समझकर दीदी की दृष्टि में मैंने अनर्थ कर दिया। यानी उन्होंने आत्मकथा को समझा कि ऑटोबायोग्राफी है ना। अपने यहाँ पे तो आत्मकथा बोलते, पर वो तो भाई इंग्लिश का ही था तो वो ऑटोबायोग्राफी समझ ली। कहती कि जहाँ तक मेरे प्रमाद, आलस्य और अज्ञान का प्रश्न है वो तक तो मेरा अपना अधिकार है, परंतु इस पत्र में सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ सहृदयों का प्राप्य भी है। मुझे याद आया कि दीदी उस दिन बहुत भाव विवल हो गई। उन्हें एक श्रृंगाल की कथा सुनानी चाहिए। उनका विश्वास था कि श्रृंगाल यानी जो सियार था वो बुद्ध देव का समसामयिक रहा होगा। क्या बाढ़ भट्ट का कोई समसामयिक जंतु भी उन्हें मिल गया था क्या।
शोण नद के अनंत बालुका कड़ों में से न जाने किस कर्ण ने बाड़भट्ट की आत्मकथा की ये मर्मभेदी पुकार दीदी को सुना दी थी। हाय, उस वृद्ध हृदय में कितना परिताप संचित है। अस्त्रीय वर्ष की यवन कुमारी देवपुत्र नंदिनी क्या ऑस्ट्रिया देशवासिनी दीदी ही है? अब यहाँ पे कहते हैं कि उस वृद्ध हृदय में कितना परिताप संचित है। अस्त्रीय वर्ष की जो यवन कुमारी देवपुत्र नंदिनी करके थी, क्या ये देवपुत्र नंदिनी क्या वो ऑस्ट्रिया देशवासिनी दीदी ही थी क्या? उनके इस वाक्य का क्या मतलब है कि बाणभट्ट केवल भारत में ही नहीं होते, ऑस्ट्रिया में जिस नवीन बाणभट्ट का आविर्भाव हुआ था वो कौन था? हाय, दीदी ने क्या हम लोगों के लिए अज्ञात अपने उसी कवि प्रेमी की आंखों से अपने को देखने का प्रयास किया? ये कैसा रहस्य है? दीदी के सिवा और कौन है जो इस रहस्य को समझा दे? मेरा मन उस बाणभट्ट का संधान करने को व्याकुल है। मैंने क्यों नहीं दीदी से पहले ही पूछ लिया? मुझे कुछ तो समझना चाहिए था। लेकिन जीवन में जो भूल एक बार हो जाती है बस हो जाती है। ये स्टेटमेंट देखिए दो दो बार आया कि जीवन में एक बार जो भूल हो जाती है बस भूल हो जाती है। पत्र पढ़ने के बाद मेरे चित्त में यही प्रतिक्रिया हुई, यदि मेरा अनुमान ठीक है तो साहित्य में यह अभिनव प्रयोग है। यानी मध्य युग के किसी कवि ने राधिका की उस उत्कट अभिलाषा का वर्णन किया है कि वे समझ सकती हैं कि कृष्ण जन्म के क्या रस थे। श्री कृष्ण ने भी कहते थे, यानी श्री कृष्ण ने भी क्या कहा था कि राधिका की दृष्टि से अपने को देखना हम चाहते हैं और इसलिए नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। काव्य की और धर्म साधना की दुनिया में जो कल्पना थी उसे दीदी ने अपने जीवन में सत्य करके दिखा दिया। मुझे इस बात से एक अपूर्व आनंद अनुभूत हो रहा है कि सहृदयों के मार्ग में इस व्याख्या को मैं बाधक नहीं मानते। इसलिए मैं साहित्यिक समीक्षा के संकल्प से विरत हो रहा हूँ। कथा जैसी है वैसी ही सहृदयों के सामने है। व्योम शास्त्री। अब यहाँ तक तो बहुत इम्पोर्टेंट जो था आपके उपन्यास का, वो सारी चीज़ें पढ़े। अभी थोड़ा-सा और बचा है। देखिए, कुछ भी ऐसा ना हो कि आपके मूल पुस्तक से छूट जाए, इसलिए हमने पूरा प्रयास किया आगे-पीछे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप देखिए टेक्स्ट में जब पीछे जाएँगे तो आपको ये मिलेगा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की विपुल रचना सामर्थ्य का रहस्य उनके विशेष शास्त्रीय ज्ञान में नहीं है, बल्कि उस पारदर्शी जीवन दृष्टि में निहित है, जो युग का नहीं, युग-युग का सत्य देखती है। उनकी प्रतिभा में इतिहास का उपयोग तीसरी आँख है। यानी उनका मतलब है कि इतिहास का अगर उपयोग करो तो तीसरी आंख के समतुल्य है और अतीतकालीन चेतना प्रवाह को वर्तमान जीवन धारा से जोड़ पाने में वह आश्चर्यजनक रूप से सफल भी हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण की गरिमा से पूर्ण जीवन को उतारा है। इसमें आगे कहते हैं कि इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण के विकृत जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथ कर सबके सामने रखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानायक जो है वो कोरा भावुक कवि नहीं है। मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा में जो कथा कहने वाला नायक है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ भावुक है, यथार्थ में जीवन जीता है, वरन कर्मनिरत और संघर्षशील मानव की उसमें आता है। उसके लिए वो कहता है कि उसके लिए अगर देखें तो शरीर केवल भार नहीं है, मिट्टी का ढेला बस नहीं है, बल्कि वो मानता है कि शरीर इससे बड़ी चीज है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनाने का तीव्र विचैनी भी रहता है। अपने को निःशेष भाव से दे देने में जीवन की सार्थकता देखने वाली न्योनिया और सब कुछ भूल जाने की साधना में तीन महादेवी मतलब भट्टनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वर्ण कर लेता है तो यही गुज अंत तक उपन्यास में देखने को मिलता है। वैराग्य क्या इतनी चीज है कि प्रेम देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करके ही कवि गौरव का अनुभव करें। वैसे इस उपन्यास में अगर देखेंगे तो कहते हैं कि वो वाणी मुखरित है जो समागान के समान पवित्र और अर्थपूर्ण है। सत्य के लिए किसी से नहीं डरना है, गुरु से भी नहीं डरना है, यहाँ तक कि मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो यहाँ तक आपका आमुख से लेके निवेदन से लेके जितने भी इम्पोर्टेंट थे, वो सब कवर करा दिया है। अब आपको ये होगा कि एक बार परिचय प्राप्त कर लें, तो फिर हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे देखिए जो बाणभट्ट की आत्मकथा का परिचय देखिए तो हमने पहले ही बताया, आज़ादी के जस्ट 1 साल पहले इसको द्विवेदी जी ने लिखा था 1946 के दौर में, 47 में देश आज़ाद होता है। और ये लिखा तो 46 में लिखा, लेकिन ये कथा कब का 7वीं सदी का है ना? वो 7वीं सदी का क्या प्रदेश था क्योंकि 7वीं सदी में बता रहे हैं हर्षवर्धन का काल है। इसलिए इसे जो है क्या नाम है इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई। जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है
ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन जो प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर ब्योमकेश शास्त्री यानी हजारी जी का छद्मनाम ने ये उपन्यास लिखा है। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में अगर देखा जाए तो उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त हुई ही नहीं थी। वास्तव में ये उपन्यास इतिहास और कल्पना का बुनावट है, वो तो हमने पहले ही बोला, चाहे दिव्या है या कोई भी पढ़ो तो इतिहास पूरी तरीके से नहीं होता। इतिहास तो इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 1946 ध्यान रखना है, 7वीं सदी हर्षवर्धन के काल में ये पूरा जो है सांस्कृतिक साहित्यिक जो परिदृश्य रहा है, लेखन का आधार आत्मकथात्मक शैली रहा है और एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बना के शास्त्री जी उसको लेखन में परिणित होते हैं। अब आगे देखिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया। हाँ, ये चीज़ है कि इस उपन्यास में देखेंगे तो ऐतिहासिकता का है ना, वो हर्षवर्धन के काल का करके, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी का जो हर्षवर्धन कालीन राजनीतिक इस उठापटक का दौर था, अराजकताओं का वर्णन था, वो हमें इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि ये उपन्यास हरचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया, ये बात सही है। अब आप देखिए पात्र परिचय ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने आपको चित्र दिखाया था कि किस तरीके से एक बीच में नायक और 2 नायिका हैं। यानी जो यहाँ पे नायक के रूप में कौन होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि नायक के रूप में यहाँ पे कौन है। इनके अलावा 2 प्रेयसी में बाणभट्ट तो है ही। हाँ, नायक के रूप में यहाँ पे बाणभट्ट है, उन्हीं के नाम पे ही लिखा गया है। तो बाणभट्ट है और एक का नाम आएगा भट्टनी और एक निपुणिका का। जैसे यहाँ पे ये बाणभट्ट इनके बारे में बताया गया कि वो जो है हर्षवर्धन के राज पंडित हैं बाणभट्ट और नियतिवादी हैं, सभ्य हैं, शिष्ट हैं, मृदभाषी हैं और उपन्यास के नायक भी हैं। और वास्तविक देखें तो वास्तविक रूप में इनका नाम दक्ष भट्ट है और नारी का बहुत सम्मान करते हैं बाणभट्ट। निपुणिका निपुणिका यहाँ पे जो पात्र का जिक्र होता है, निपुणिका जो होती है वो निम्न श्रेणी की विधवा है जो बाणभट्ट से प्रेम तो करती है और प्रेम किससे करती, बाणभट्ट से करती है। ये बाण की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान भी चलाने लगी निपुणिका। ये बताया गया कि निपुणिका के बारे में आपको क्या-क्या जानना चाहिए। नाटक मंडली में थी, पान की दुकान भी चलाती थी और निम्न श्रेणी की विधवा थी जो बाणभट्ट से प्रेम भी करती थी निपुणिका। इसके बाद नाम आता है भट्टिनी का। अब ये जो भट्टिनी है, ये भट्टिनी राजकन्या है और तुअर मिल की पुत्री भी है, दोनों चीज़ है। भट्टिनी एक तो राज की कन्या भी है, तुअर मिल की पुत्री भी है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में आता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मुख्य पात्रों के बारे में बताया गया आपको कि बाणभट्ट हो गए और दक्ष भट्ट, ये हो गया, निपुणिका हो गए, भट्टिनी हो गए। तो थोड़ा-सा आप लोग अपना जो है परिचय यहाँ पे देखें, तो इसमें जो मिल रहा है, इसे हमें देखना है कि ध्यान देना है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको सारे पात्र परिचय से संबंधित सारी चीज़ें बता दिया कि क्या-क्या इसमें पढ़ना है। और हाँ, जैसे हमने ये देखा कि कुछ प्रमुख पात्रों के नाम, ऐसे और भी नाम हैं, इनको इसी समय देख लेते हैं। जैसे बाणभट्ट, तो बाणभट्ट का तो हो गया कि हर्षवर्धन का जो राज पंडित था वो वही जो है, हाँ, हर्षवर्धन का जो राज पंडित, नियतिवादी, सव्यशिष्ट, ये सब बाणभट्ट ही है। और इसका नाम दक्ष भट्ट था, नारी का सम्मान करता था, जो एक निपुणिका पात्र आती है। निम्न श्रेणी की विधवा है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है, पर वह मतलब निपुणिका जो है निम्न श्रेणी की विधवा जो बाणभट्ट से प्रेम करती है, वो बाढ़ की नाटक मंडली की पात्र भी थी, बाद में पान की दुकान चलाने लगी। आगे ये भट्टनी है, भट्टनी कौन है, तो राजकन्या है और तुअर मिल की पुत्री है। इसका अपहरण हो जाता है और छुड़वाया नाटक के केंद्र में, यानी छुड़वाना जो है, जो नाट्य मंचन किया जाता है तो छुड़वाना उसके नाट्य के केंद्र में है। गौड़ पात्र यहाँ पे कौन-कौन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से लोग हैं। तो देखिए इसमें जो गौड़ पात्र में अघोर भैरव है, लोरिक देव, सुगत भट्ट, महामाया, सुचरिता। तो यहाँ पे गौड़ पात्रों का उल्लेख किया गया है और कथा सार देखें आगे कि इसमें होता क्या है। तो जो अघोर भैरव होता है ना, तो ये कौन है अघोर भैरव, ये वाममार्गी साधक है। इसी तरीके से लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। सुगत भट्ट तो बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। महामाया तो जो है, महामाया ये जो है सुचरिता, ये उपकथा की नायिका है। महामाया गृहवर्मा की पत्नी है, इस तरीके से है। और इनके अलावा हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुअर मिल, राजश्री, इनमें कई लोगों का उल्लेख आपने देखा होगा। ये जो इनके मुख्य पात्र थे, उनके साथ गौड़ पात्रों को देख लिया कि गौड़ पात्र में अघोर भैरव, लोरिक देव, सुगत भट्ट, महामाया, सुचरिता, ये सभी आते हैं। अब कथा सार से संबंधित देखें कि कथा सार में क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो
तो कथा सार के बारे में कहते हैं कि जो ये उपन्यास आपको देखने को मिलेगा, इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ-साथ आपको काल्पनिक पात्र देखने को मिलेंगे और ये उपन्यास जो है राजा हर्षवर्धन तो अभी ये देखिए आपने मुख्य पात्र और गौण पात्र को देख लिया। अब यहाँ प्रस्तुत उपन्यास में आपको ऐतिहासिक पात्रों के साथ-साथ काल्पनिक पात्र भी देखने को मिलेंगे और ये उपन्यास जो है ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। उनके जीवन पर आधारित है। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास की बात करें तो कितने उच्छ्वासों में बटा है? 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ है। उपन्यास का उद्देश्य है बाण भट्ट एवं हर्षवर्धन कालीन युगों के संदर्भ सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक युगों के संदर्भ में आपको सारी जानकारी हो। और एक चीज जो इसको खास बनाता है ये उपन्यास, इसमें आप नारी चेतना का भी समग्र अंकन देखेंगे। नारी चेतना के संदर्भ में क्या विचार हैं, कैसे हैं, तो बहुत ही उदात्त प्रेम के साथ ये वर्णित किया गया है। बाण भट्ट जो कि स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं, वास्तव में बाण भट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधी विचार को भी जान पाएंगे। साथ ही साथ जिसमें एक पात्र आती है निपुणिका करके, न्यूनिया, उनको उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती कराने के बाद भट्ट यही सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होता है। ये बात लोग क्यों भूल जाते हैं? मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव का भी उपन्यास का एक अंग यानी एक हिस्से के रूप में आप देखेंगे। हर्षवर्धन जो कि बौद्ध था लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। तो यानी हर्षवर्धन के समय जो ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध धर्म का टकराव था वो भी आप देखेंगे। साथ ही साथ ये सन 1946 में लिखा गया। ये उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इस समन्वय की आशा से देख रहा हो। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब ब्रह्म भट्ट को यानी बाण भट्ट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है तो भट्टिनी को बचाता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को कुल 5 भागों में विभक्त किया है। देखिए कथानक जो आगे बढ़ेगा उसमें पहला चरण अस्थानेश्वर में बाण भट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। वहां निपुणिका बाण भट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंधनी है, वहां से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा ले आता है। दूसरा चरण यानी पहले में आपको अस्थानेश्वर में बाण भट्ट और निपुणिका की भेंट होगी और निपुणिका बाण भट्ट से ये कहेगी कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदी है और जो है भट्टिनी को हमें बचाना है। इसके बाद जब दूसरे चरण में आप जाएंगे तो दूसरा चरण है, इसके बाद देखेंगे कि बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वो गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाती है और चुनार की किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं और जैसे डाकू हमला करता है ना तो बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंच जाता है। तीसरा चरण उपन्यास का होगा उन्हें वहीं छोड़कर, यानी पहले में भट्टिनी और उनको बचाने के संबंध में कि भट्टिनी कहती है कि नहीं, पहले ये होता है कि निपुणिका कहती है कि भट्टिनी बंदी है उनको बचाना है। दूसरे में ये लोग जाते हैं बचाने के क्रम में देखते हैं कैसे नाव वगैरह पार करते हैं। तीसरे चरण में ये होता है कि इनको वहीं पे वो छोड़ देते हैं और फिर आगे हर्ष जो है बढ़ जाता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वो राजकवि भी नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को अस्थानेश्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना ये शुरू होता है। और जो चौथा चरण है ये चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वो आमंत्रिता की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है ऐसा वो सोचता है। और इसका जो 5वां चरण है वो हर्ष के दरबार में बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा वहाँ पे रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर आप देखेंगे कि निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है और अंत में बाण भट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को तुअर मिल के यहाँ पहुँचाने जाते हैं, यानी उसको पहुँचाया जाता है। तो आपको ये उपन्यास, ये तो इसका पहला भाग था, है ना, उपन्यास का पहला भाग है। और उपन्यास के पहले भाग में हमने जितना भी हो सका है आपको प्रमुख जो आपके क्वेश्चन आते हैं, आमुख से आता है, मुख से आता है, निवेदन से आता है या पेज के लास्ट से आते हैं, उन सारी चीज़ों का समग्र चिंतन किया है। लेकिन वीडियो लेंदी ना हो इसलिए इसका दूसरा पार्ट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और दूसरे पार्ट में आप लोग जरूर जो है अपना पार्टिसिपेशन दिखाइएगा और जैसी प्रक्रिया हो कमेंट में पिन करिएगा कि ये जो हम लेके चल रहे हैं ये आप लोगों को अपने तैयारी के दौरान जो है कितना इससे मदद मिल पा रहा है और हमें क्या चीज़ें इसमें और जोड़ना चाहिए। तो आज ही आपको पहला पार्ट दिया जा रहा है और सेकेंड पार्ट भी आप आज ही देखेंगे,
है ना। मैंने पूरी कोशिश की कि आप पहले और सेकंड में पूरे कथानक को समझ जाएं। इसके बाद हम लाइव क्लास हो सकता है रात को 7 बजे रखें, और अगर जो भी स्टूडेंट 7 बजे 8 बजे ये फ्री हों तो लाइव सेशन का आनंद ले। यूट्यूब पे चलेगा, है ना। कमेंट बॉक्स में हम आपको एक टेलीग्राम पिन करेंगे, जिससे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दूसरा ये होगा, एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, तो डिस्कशन ग्रुप से ये होगा कि हम हफ्ते में जब भी ये खत्म होगा या कोई भी उपन्यास, तो वहाँ पे चर्चा रख लेंगे। वो ऑडियो कॉलिंग के थ्रू सभी लोग एक साथ बात कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग दूसरा पार्ट भी आज देख लीजिएगा। ये पहला पार्ट आज ही रिलीज होने वाला है। धन्यवाद।